वीडियो को आप पलट करके फेर फेर करके बदल बदल करके कम से कम 5-7 बार देख लेंगे तो फिर लाइफ में, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हाई स्कूल का एग्जाम पास हो जाएंगे आप, इंटरमीडिएट का पास हो जाएंगे, मैं कह रहा हूँ कि आपको थ्रू आउट लाइफ कभी एक्टिव से पैसिव देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों नमस्कार, हम आज लेकर के आए हैं आपके लिए बिल्कुल वही एक्टिव पैसिव का पैटर्न अभी जो चल रहा था हमारा, अभी खत्म नहीं हुआ था, बस आज का यही जो है ये एक्टिव पैसिव का अंतिम सेशन है। आज के बाद फिर इससे रिलेटेड कुछ बचा ही नहीं होगा। तो मैंने इसके पहले 3 वीडियो डाले थे, वो तीनों वीडियो जो हैं आपके लिए इतने आवश्यक थे कि वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, वो बताएंगे कि कैसे कैसे क्या करना होता है, उनकी क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, एक्टिव से पैसिव कब बन सकता है कब नहीं बन सकता है, उनके कौन से फॉर्म लगेंगे कौन से फॉर्म नहीं लगेंगे, ये सारी सूचनाएं पहले बताई गई थी। बट हमने ये भी साथ साथ बता दिया था कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए अथवा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए जब भी एग्जाम में आएगा तो वो कभी सिंपल सेंटेंस से नहीं आएगा, जब भी आएगा तो इंट्रोगेटिव आएगा, इंपरेटिव आएगा, एक्सक्लेमेटरी आएगा, यानी कुछ भी आएगा, लेकिन वो सिंपल सेंटेंस से नहीं आता है, ठीक ना। तो वो कम से कम आपके स्टेमिना को और विजडम को चेक करने के लिए ऐसा दिया जाता है, कभी सिंपल सेंटेंसेस से नहीं पूछा जाता है। तो मैंने आज ये जो है आपके लिए प्रिपेयर करके बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म पे हम सामने आपके हैं, और ये बताना चाहेंगे कि ये जो है वीडियो हमारा लास्ट होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। एग्जाम में इससे ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है, स्टूडेंट्स चाहे वो हाई स्कूल के हों या इंटरमीडिएट के हों, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कैसे कैसे क्या करना है आपको। तो दिया है, यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य की संरचना इस प्रकार हो तो उसका पैसिव वॉइस निम्नवत होगा। कैसा होगा? निम्नवत होगा। मैंने देखो ये जितने भी मैंने बनाया है आपको ये बोर्ड पे दिखाई पड़ेगा, वो कोई भी मैंने जो है चुराया नहीं है कहीं से, मैंने खुद इसको इजी करके बनाया है, ठीक ना, बिल्कुल ईज कर दिया है, आसान कर दिया है ताकि आपको डिफिकल्ट ना हो ज़्यादा, ठीक ना, कोई फेस ना करना पड़े और आसानी से आप समझ सके हो, ठीक ना। तो आगे देखते हैं कि अगर हमें परीक्षा में एग्जाम में पूछता है कि देयर इज आवाज करके दे, नो नथिंग ऑब्जेक्ट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करके देता है, तो हमें ये वाला रूल अप्लीकेबल वहाँ होगा, इसी को लगाना होगा, ठीक ना। जैसे अगर एग्जाम में हमसे पूछ लेता है वो, ठीक है भैया, देखो अगर वो पूछता है कि देयर इज नथिंग टू स्पेंड, अगर ऐसा कुछ देता है कि देयर इज नथिंग टू स्पेंड, तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ तक तो मैटर हमारा यही चलेगा, देयर इज नथिंग टू स्पेंड। अगर वर्ब की टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हमको कुछ नहीं करना है, टू बी के बाद हमें टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। क्या करना है? टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है। तो क्या होगा? देयर इज नथिंग टू बी स्पेंट, यानी खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग टू बी स्पेंट, तो कुछ नहीं करना है। देयर इज के बाद या देयर वाज के बाद नथिंग आता है और उसके बाद टू करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो कुछ नहीं करना है, टू के बाद हमें बी लगा के स्पेंड कर देना है, ठीक ना। ये आप देख रहे होंगे कि ये टेंस से नहीं है, ये नहीं है कि प्रेजेंट टेंस का ये इंडिफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है या पास्ट का, ऐसा कुछ नहीं है, ये टेंस से अलग है, ठीक ना। फिर लिखा है हमने क्या कि देयर वाज, चूंकि रूल बताता था कि इज आए या वाज आ जाए, ठीक ना, तो देयर वाज नो पेन, देयर वाज नो पेन एंड पेपर, ये देखिए ये कंबाइंड नाउन है, ये सिंगुलर को डिनोट करता है। तो देयर वाज नो पेन एंड पेपर टू राइट, लिखने के लिए कोई कागज कलम नहीं था, तो हम क्या बोलेंगे कि देयर वाज नो पेन एंड पेपर टू बी रिटन, लिखे जाने के लिए कुछ भी नहीं था, ठीक ना दोस्तों। तो फिर हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड और भी जो सेंटेंस बन सकते हैं वो हम खुद अपने आप बनाते हैं और बना करके यहाँ एग्जाम्पल दे दे करके उसको सेट कर लेते हैं। एक आध एग्जाम्पल और चाहिए तो ठीक ना, तो हम लिख लिए हैं देयर इज नो मैटर टू राइट। अब देखिए देयर इज नो मैटर टू राइट, लिखने के लिए कोई मैटर ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, हम लिखेंगे देयर इज नो मैटर टू बी रिटन, WRITTEN। अब समझ में आ गया कि नहीं? आपको आ गया? मुझे विश्वास है कि ये आपको आ जाना चाहिए। कुछ नहीं, अगर देयर इज करके देता है, नो देता है तो, या इसके 2 कंडीशन है, या तो नो करके देगा या फिर नथिंग करके देगा, ठीक ना। नो करके देता है तो ऑब्जेक्ट देगा, नथिंग करके देगा तो नथिंग जो है, नथिंग वर्ड जो बना है ये अंडरस्टूड है, इसमें ऑब्जेक्ट होता है, ठीक ना।
इसमें क्या है, नथिंग में ऑब्जेक्ट होता है, नो में ऑब्जेक्ट देना पड़ता है, ठीक है ना। तो जो जब भी नो आएगा तो नो के बाद क्या है, पेन एंड पेपर ऑब्जेक्ट बन के आ गया, लेकिन नथिंग के बाद कुछ भी नहीं आया, ठीक है ना। तो अब क्या बनेगा, ये इसी तरह से हमारा पैसिव बन जाएगा। ये पहला हमारा हुआ। चलिए हम दूसरे पे आ जाते हैं। एक्टिव वॉइस के वाक्य की संरचना अगर इस प्रकार हो तो उसका पैसिव इस प्रकार होगा, निम्नवत होगा। क्या होगा, देख लेते हैं। इट इज वाज टाइम टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो क्या करना है, देखो, इट इज वाज, इज ऑब्लिक वाज हो, टाइम टू हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और ऑब्जेक्ट हो। देखो, इट इज टाइम टू प्रैक्टिस अनसॉल्व्ड पेपर्स। ये समय जो है आपका क्या है, ये एग्जाम का समय आ चुका है और आपको इस समय कुछ नहीं करना है, अनसॉल्व पेपर ही सॉल्व करनी है, ठीक है ना। अनसॉल्व पेपर जितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा मेच्योरिटी आएगी, उतनी ज़्यादा पक्कापन आएगा और आपको कुछ ऐसा मैटर बचेगा नहीं जो आप जान नहीं जाएंगे। एग्जाम तो हलवा हो जाएगा आपके लिए, लेकिन इतना करेंगे तो इट इज़ टाइम टू प्रैक्टिस अनसॉल्व्ड पेपर्स। तो ये जो अनसॉल्व्ड पेपर्स है ये हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है और इट इज टाइम टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, पैसिव जब बनाना है तो लिखना है कि इट इज टाइम फॉर। अब चूंकि ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या करेंगे, इसमें फॉर लाएंगे, तो लिखेंगे क्या, इट इज टाइम फॉर अनसॉल्व्ड पेपर्स। क्या करेंगे, इट इज टाइम फॉर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ये अनसॉल्व्ड पेपर्स। तो इट इज टाइम फॉर अनसॉल्व्ड पेपर्स और फिर क्या है, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी प्रैक्टिस्ड। यही वो समय है जब अनसॉल्व पेपर की प्रैक्टिस की जानी चाहिए, ठीक ना, की जानी है। तो इट इज टाइम फॉर अनसॉल्व्ड पेपर्स टू बी प्रैक्टिस्ड। फिर क्या है, इट वाज टाइम टू कुक फूड। ये जो समय था वो भोजन पकाने का था, ये भोजन पकाने का समय था। जब मैं आपसे मिला था उस समय था इट वाज टाइम टू कुक फूड। तो हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करेंगे, हम ये इसमें से निकालेंगे क्या, वो ऑब्जेक्ट। तो फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यहाँ हमने रख ही दिया है। ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, पहले खींच के लाएंगे, उसके पहले फार लगाएंगे। ये हमारा रूल कहता है कि ऑब्जेक्ट के पहले फार लग जाएगा पैसिव में। तो हम लिखेंगे क्या, इट वाज टाइम फॉर फूड, इट वाज टाइम फॉर फूड टू बी कुक्ड, टू बी कुक्ड। तो इस तरह से अब हम कोई भी एग्जाम्पल ले लें तो क्या है, अब देखो, इट इज टाइम, एक एग्जाम्पल हम बढ़ा लेते हैं। इट इज टाइम, इट इज टाइम क्या करना है, टू बाई स्वेटर। टू बाई की स्पेलिंग हमने गलत कर दिया है, तो हम इसको लिखेंगे BUY, बाई स्वेटर, SWEATER, स्वेटर। इट इज टाइम टू बाई स्वेटर, ये स्वेटर खरीदने का समय है। सिंस इट इज कोल्ड टुडे, आज ठंडी ज़्यादा है। सिंस इट इज विंटर, तो अब क्या है, इट इज टाइम टू बाई स्वेटर। तो पैसिव अगर ऐसा बनाने के लिए आ जाता है तो हम क्या करेंगे, पहले ये क्लियर कर लेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये OBJ है, ठीक है, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये क्या है, टू है। और हमको करना क्या, पैसिव जब बनाएंगे तो रूल यही होगा, इट इज टाइम। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज टाइम, इट इज टाइम फॉर, इट इज टाइम फॉर क्या है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा स्वेटर। इट इज टाइम फॉर स्वेटर, क्या करने के लिए, स्वेटर, टू बी, टू बी। बाई का थर्ड फॉर्म, बाई बाट बाट, तो होगा BOUGHT। इट इज टाइम फॉर स्वेटर टू बी बाट, ये स्वेटर खरीदे जाने का समय है, ठीक ना। तो मुझे आशा है कि आपको बिल्कुल आ रहा होगा, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। देखो, मैं कोई ऐसा नहीं ग्रामर पढ़ाऊंगा कि तड़क भड़क के साथ बोलूं, ज़्यादा बोलूं और आपको ये हो कि हाँ ये ज़्यादा विद्वान है, इनको बहुत ज़्यादा आता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उतना ही बोलूं जितना आपके लिए यूज़फुल हो, जितना आपके लिए लाभकारी हो, उसमें कोई दिक्कत न होने पाए, आसानी से समझ जाएं। तो ये क्या है, ये हो गया हमारा दूसरा रूल ओवर। द थर्ड रूल इज देयर, यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य की संरचना इस प्रकार हो तो उसका पैसिव इस प्रकार होगा। मैंने हर जगह बिल्कुल सिंपल कर दिया है, कुछ नहीं किया है, बस आपको यही समझने की जरूरत है और ये तो हम बता ही दिए हैं। तो फिर क्या है, सब्जेक्ट होगा, लाइक या वांट में से कोई एक होगा। लाइक या वांट में से क्या होगा, एक नाउन होगा और टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट होगा या फिर ऑब्जेक्टिव केस होगा। आइदर ऑब्जेक्ट इज देयर और ऑब्जेक्टिव केस इज देयर, ठीक ना। अब हम देखते क्या है, तो पैसिव कैसे बनेगा, हम यहां से मैच कराते रहेंगे, ठीक ना। देखते हैं, महेश वांटेड हरी
टू टीच हिम, महेश वांटेड हरी, महेश वांटेड, मैंने क्या किया इसको, महेश वांटेड हरी टू टीच हिम। अब देखो हमको करना क्या है, तो ये हमारा बिल्कुल काम कर रहा है। सब्जेक्ट महेश, वांटेड तो वांट का मैंने पास्ट इंडेफिनिट ले लिया है, प्लस हरी नाउन, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टीच हिम ऑब्जेक्ट, ठीक ना। क्या हो गया ये, हिम ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं, ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। फिर क्या है, ये सामने हमारे क्या पड़ा है, तो पैसिव जब हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट महेश, अब क्या है वांट है तो वांटेड, क्या है यहाँ वांटेड है, वांटेड हो गया। फिर क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, महेश वांटेड टू बी टाट, तो क्या है ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में मैंने इसलिए डाला है कि इफ इट इज देयर देन इट विल बी हियर, अगर ये इसमें है तो ये इसमें आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं क्या होता है। कुछ नहीं करने की जरूरत है, ज़्यादा सिंस लगाने की जरूरत नहीं है, बस करना क्या है कि ऑब्जेक्ट के बाद अगर टू और बी आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है इसके बाद तुरंत, तो देखते हैं कि क्या है, महेश वांटेड हरी के बाद हमने यही छोड़ दिया है, और हमने किया क्या, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट है नहीं, छोड़ दिया मैंने, टू बी टाट, महेश वांटेड टू बी टाट बाई हरी को मैंने सेपरेट कर दिया। अगर जरूरत पड़ती है तो दे देंगे तो भी कोई बात नहीं है, और अगर नहीं देते हैं तो भी कोई बात नहीं है, ठीक ना। तो महेश वांटेड टू बी टाट बाई हरी, ठीक ना। तो देख लीजिए इसमें बिल्कुल वही है, टू बी टाट, और मैंने यहां नहीं डाला था बाई, और क्या होगा नाउन या फिर ऑब्जेक्टिव केस, ठीक ना। अब देखते हैं आगे क्या है। दे लाइक स्टूडेंट्स टू टच देयर फीट, तो देयर फीट क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट है। अब देखते हैं इसमें ऑब्जेक्ट आ गया है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, जब पैसिव बनाएंगे तो लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है, दे, लाइक क्या है, ऊपर लाइक नीचे लाइक, ओके, देयर फीट, अब क्या है इसमें ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट मस्ट बी हियर, तो देयर फीट क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो दे लाइक देयर फीट टू बी टच्ड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ होती थी, कौन सी फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ टच है, टच फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ क्या होगा वर्ब की 1 2 3 थर्ड फॉर्म, तो दे लाइक देयर फीट टू बी टच्ड, क्या, टू बी टच्ड बाई स्टूडेंट्स, तो मैंने बाई स्टूडेंट्स को सेपरेट कर दिया है, उससे कोई मतलब नहीं, अगर आप लिख भी देते हैं तो भी जो है फिर भी ये गलत नहीं होगा, ठीक है। अब मुझे आशा है कि इसमें कुछ बचा नहीं होगा। अगर इस तरह से आपके एग्जाम में पूछता है और ये रूल वहाँ वो देता है इस तरह से, तो इसका पैसिव बनने का कोई भी इससे अलग मैटर नहीं बनेगा, ठीक ना। बहुत ज़्यादा मैंने पेज नहीं लिया है, टोटल पेजों की संख्या है 9, और ये जो थर्ड जो है मेरा चल रहा है, ठीक है। आगे फिर देखते हैं, इससे अगर एक भी सिंगल सेंटेंस आउट आता है तो फिर आप हमको इंटीमेट कर सकते हैं, बता सकते हैं, कभी आने का कोई चांस ही नहीं बनेगा, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं क्या होता है। यदि एक्टिव एस के वाक्य में डू नॉट या डोंट से शुरू हो तो उसका पैसिव निम्नवत होगा। निम्नवत में हलंत लगाना मैंने छोड़ दिया था, फिर मैंने यहाँ यूज करना शुरू किया, ठीक। स्ट्रक्चर, अब देखिए स्ट्रक्चर, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज हियर, सबसे जोरदार यही है, इससे अलग कुछ आने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा यदि आता है इंपरेटिव सेंटेंसेस से। तो अब हम क्या लिखते हैं, देखते हैं। एक्टिव तो इसका एक होगा, क्या होगा, एक्टिव तो एक होगा, लेकिन पैसिव इसका, अगर आप इनमें से कोई एक लगा देते हैं, 1 2 3, हम यहां लिख दें 1 2 3 रूल्स आर देयर, इसके लिए है पैसिव बनाने के। एक्टिव अगर ये है तो अगर कोई सेंटेंस डू नॉट या डोंट से शुरू होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम करते क्या है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले, ये जो क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला होता है, तो इसको क्या करते हैं, ये 3 टेक्निक से 3 इसके लिए उपाय है कि पैसिव बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो हम देखें पहला क्या है, तो हम बिना कुछ कहे ही यू आर फॉरबिडन कर देंगे, यू आर एडवाइज्ड कर देंगे, या लेट से भी बन सकता है, लेकिन कंडीशन होगी ट्रांजिटिव वर्ब होगा, तो नहीं तो फिर नहीं बनेगा। देखिए अब क्या है, यदि हमारा एक्टिव वॉइस डोंट या डू नॉट से शुरू होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है, तो ऐसी कंडीशंस में हम 3 प्रकार से उनका पैसिव बनाएंगे। देखते हैं, यहाँ है डोंट कट द वायर,
वायर मत काटो, हो सकता है इट में बी इलेक्ट्रिसिटी इन इट, अब हो सकता है कि इसमें बिजली हो, तो नहीं काटने की जरूरत है, तो डोंट कट दी वायर। अब हमको करना क्या है, तो इसका पैसिव बनाने के लिए जैसे मैंने यहाँ 1 2 3 1 2 3 रूल्स दिए थे, 3 रूल्स विल बी एप्लीकेबल हियर फॉर पीवी। पीवी मीन्स पैसिव वायर्स, पीवी मीन्स पैसिव वायर्स, एवी मीन्स एक्टिव वायर्स। तो एक्टिव वायर्स का ये एक रूल ये सिंगल है और पैसिव वायर्स के ये तीनों रूल एक जगह काम करते हैं, ठीक है ना। हम क्या करेंगे इनमें से किसी एक को अगर हम पैसिव वायर्स दिखा देते हैं तो वो गलत नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो डोंट कट दी वायर, तो अगर हमने लिख दिया कि यू आर फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन, यहाँ स्पेस नहीं होना चाहिए था, ये वन वर्ड है, ठीक ना। तो जैसे इसमें फॉरबिडन में वन वर्ड है, ऐसे ही ये भी होना चाहिए। तो यू आर फॉरबिडन टू कट द वायर, टू कट द वायर। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू कट द वायर, लेट द वायर नॉट बी कट। अब देखिए मैं एक चीज़ और आपको जो इंपॉर्टेंट है वो अलग से बता देना चाहूँगा, क्योंकि इसमें कुछ बचेगा नहीं, ठीक है ना। बेहतर होगा कि आप जान लें। देखो अगर ये सेंटेंस में देता है यू आर फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन, तो फॉरबिडन में ही निगेटिवनेस है, इसमें क्या है, इसमें नकारात्मकता फॉरबिडन में ही छिपी रहती है, वो आपको मना कर चुका है, ठीक ना। और इसमें एडवाइस मैंने सलाह देता है तो नॉट टू। अगर सेंटेंस में फॉरबिडन लिख दिया गया यू आर फॉरबिडन, तो आपको टू लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, टू लिखना पड़ेगा। और अगर यू आर एडवाइज्ड है तो नॉट टू लिखना पड़ेगा। ये बहुत बारीकी है, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। अगर फॉरबिडन, फॉरबिडन में मना कर दिया ना, डोंट कट दी वायर, तार मत काटो, मैंने कह दिया कि तार मत काटो। इसको कैसे कहना है, दूसरे तरीके से कहना है। वो कैसे कहना है, कुछ नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। तो हमको करना क्या है, हम लिखेंगे यू आर फॉरबिडन, आपको मना किया जाता है तार काटने से। यू आर फॉरबिडन टू कट दी वायर, आपको तार काटने से मना किया जाता है। तो इसमें तो निगेटिव आ गया ना, इनकार किया जाता है। यू आर फॉरबिडन टू कट दी वायर बट हियर यू आर एडवाइज्ड। अब देखिए आपको मना किया जाता है, नहीं काटना है ना, वही डोंट का सेंस इसमें निकल रहा है ना, फॉरबिडन में बिल्कुल निकल रहा है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल बिंदास रहने की जरूरत है। यू आर फॉरबिडन टू कट दी वायर, आपको काटने से मना किया जाता है। और यू आर एडवाइज्ड, आपको सलाह दी जाती है कि नॉट टू कट दी वायर, तार मत काटो। आपको सलाह दी जाती है कि तार ना काटो, आपको तार ना काटने की सलाह दी जाती है फर्स्ट, और आपको तार काटने से मना किया जाता है सेकंड। और फिर अगला क्या होता है, ये बनता है जोरदार, ये अगर ये भी आपने कर दिया तो भी इवन देन द सेंटेंस विल बी करेक्ट, द पैसिव वॉइस विल बी अटरली करेक्ट। लेट द वायर नॉट बी कट, ये रूल कहता है कि इफ द वर्ब इज ट्रांजिटिव हियर, इफ द वर्ब इज ट्रांजिटिव हैविंग द ऑब्जेक्ट विथ इट, देन इट विल बी टर्न्ड इनटू पैसिव वॉइस लाइक दिस यूजिंग लेट। तो लेट का प्रयोग करके भी हम उसका पैसिव बना सकते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है तो आप आसानी से जान सकेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। तो ये आप लिखेंगे। और देखो मैंने यू को क्यों लिया है, सबसे बड़ी बात तो ये भी एक प्रश्न बनता है। तो जब ऐसे इंपरेटिव सेंटेंसेस बनते हैं तो उसमें एक ही सब्जेक्ट ऐसा होता है जो अंडरस्टूड होता है, छिपा होता है, और वो होता है यू, ठीक है ना। वो क्या होता है, यू होता है, जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं इफ इट इज नीडेड हियर, अगर इसकी जरूरत पड़ी तो, जरूरत होती है तो, ठीक ना, नहीं तो फिर कोई बात नहीं होती है। फिर आगे देखते हैं क्या है, 6 पॉइंट पर हम आ जाते हैं। स्ट्रक्चर, यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य वर्ब से शुरू हो तो पैसिव क्या इस प्रकार होगा। वर्ब से शुरू होने का मतलब यही है, अब आ गया है इंपेरेटिव। क्या आ गया, इंपेरेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंस। ये क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होगा। इंपरेटिव सेंटेंस बहुत ही छोटा होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है और ऑब्जेक्ट इसके साथ दिया रहता है। तो इसका पैसिव क्या बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में तो ये रहेगा और पैसिव इसका इस तरह से बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड एडवाइज्ड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक ना। अब क्या है दूसरा का क्या बनेगा, ये तो पीवी फर्स्ट है और ये पीवी सेकंड है। पीवी का मतलब पैसिव वॉइस फर्स्ट, पैसिव वॉइस सेकंड है। both the passive voice are correct whether you may use this or this, चाहे दोनों में से कोई भी कर दें, दोनों का दोनों क्या होगा, either of the two is correct,
ठीक है ना, दोनों में से कोई भी आप यूज करते हैं तो दोनों करेक्ट होंगे। तो लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म ट्रांजिटिव वर्ब। मैंने एक चीज यहाँ मेंशन किया है, इस पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब का होना जरूरी है। ट्रांजिटिव वर्ब अगर नहीं है और आपने कर दिया वहां गो, स्लीप, रन, लाफ, वीप, तो इन दीज कंडीशंस इट विल नॉट बी टर्न्ड इनटू पैसिव लाइक दिस आर यूजिंग लेट। लेट से जब भी पैसिव बनेगा तो हमेशा ये कंडीशन ध्यान में रखनी होगी आपको कि इसमें वर्ब का थर्ड वो ट्रांजिटिव होना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो मैंने एग्जांपल क्या लिया है, डू इट। क्या लिया है, डू इट। इट माने इसे करो, ये काम करो, उसको छोड़ो। लीव दैट, दिस इज टू बी डन, ये किया जाना है, एंड सो डू इट। यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट। अगर आप पैसिव आपको एक्टिव में दे दिया है कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस डू इट, तो इस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस यही करना है, यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट। यू आर ऑर्डर्ड, आपको उसी में जोड़ देना है, यहां तक यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज्ड, इसमें से आपको अपनी तरफ से फ्री में जोड़ देना है। और लेना क्या है, खाली इसको टू जोड़ करके एक आपको अलग से टू लेना है, बाकी ये जैसे कि तैसे सेंटेंस उतर आता है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, और अगला ये तो पहला है एक्टिव वॉइस का ये रूल है, तो पीवी का ये होगा और पीवी का सेकंड वाला ये होगा, यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट, या फिर लेट इट बी डन। इट विल बी लाइक दिस इवन देन, ओनली देन, इफ द वर्ब इज ट्रांजिटिव। क्या है, वर्ब अगर ट्रांजिटिव है तभी होगा, अगर इनट्रांजिटिव है तो उसका एक ही बनेगा, ये वाला बन सकता है, यू आर ऑर्डर्ड वाला बन जाएगा, लेकिन लेट वाला नहीं बनेगा। परंतु यदि, देखिए मैंने जो बोला है वो संजोग से मैंने लिख भी दिया है कि परंतु यदि, इफ, यदि एक्टिव वॉइस इंट्रांजिटिव वर्ब से बना हो तो उसका पैसिव सिर्फ एक ही होगा। क्या होगा, एक ही होगा, और वो क्या होगा आप देख लीजिए। एग्जांपल है गो देयर, मैंने क्या लिखा, गो देयर, वहां जाइए, तो गो देयर क्या है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब गो है, इसलिए इसका एक ही बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, यही बनेगा, लेट वाला नहीं बनेगा। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि ये मैंने सीधा बता दिया आपको कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस में अगर हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है तब तो उसका यू आर वाला भी बन जाएगा, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो। और इफ देयर इज intransitive verb then only this, you are ordered or you are advised ही बनेगा, बाकी ये जो है लेट वाला नहीं बनेगा, बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये हमेशा ऑब्जेक्ट मांगेगा और ऑब्जेक्ट उसी के पास होता है जब वर्ब ट्रांजिटिव होता है, नहीं तो नहीं हो पाता है, ठीक है ना भैया। आगे फिर देखते हैं, यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य लेट से शुरू हो तो इसका पैसिव इस प्रकार होगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि पूरा का पूरा कुछ बचेगा ही नहीं, आज ही वो सेशन समाप्त हो जाएगा। एक्टिव पैसिव के टॉपिक पे हम फ्यूचर में कभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरा वीडियो जो होगा आपके लिए सफाइस होगा, पूरा सफिशियंट होगा, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं होगी। स्ट्रक्चर क्या होगा, लेट ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट अगर आता है तो ऑब्जेक्टिव केस प्लस ऑब्जेक्ट, आप जान लिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आता है तो फिर करना क्या होता है कि यू आर ऑर्डर्ड और एडवाइज्ड टू सेंटेंस, सेंटेंस टू के बाद हमने यहाँ लिख दिया सेंटेंस, तो पैसिव वॉइस जब बनाएंगे फर्स्ट या पैसिव वॉइस सेकंड बनाएंगे तो कुछ होना नहीं है, ये होगा, और ये लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है, ठीक है। तो हम फिर क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस को हम लेते हैं, तो ये हम देखते हैं एक्टिव वॉइस है, और ये हम देखते हैं कि ये दोनों जो है क्या है, पैसिव वॉइस है। फिर पैसिव वॉइस का 1 होगा, ये 2 होगा। तो लेट हिम रीड द नॉवेल, उसे नॉवेल पढ़ने दो, उसे नॉवेल पढ़ने दो। तो अगर इस कंडीशन में ऐसे आता है कि हमने पहले बताया है कि लेट तभी आता है जब वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इंट्रांजिटिव के साथ लेट आता ही नहीं है। तो लेट हिम रीड द नॉवेल, तो मीन्स इसका पैसिव क्या होगा, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, क्या है ये कैसे आ गया, यू आर ऑर्डर्ड टू लेट हिम रीड द नॉवेल, कुछ नहीं करना है, यू आर ऑर्डर्ड टू लेट हिम रीड द नॉवेल, और कुछ नहीं बनेगा। और अगला क्या बन सकता है, लेट वाला, तो लेट द नॉवेल बी रेड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसको रीड मत समझ लेना, बाय हिम। अब हमको ये देखना है कि मैंने ये बताया है टू सेंटेंस मैंने लिख दिया था, इसका क्या मतलब होता है कि जब यू आर ऑर्डर्ड वाला बनेगा तो यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू तक तो हम अपनी तरफ से जोड़ेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू, बाकी मैंने लिख दिया सेंटेंस। तो सेंटेंस का मतलब क्या है, तो सेंटेंस आप देख सकते हैं यहां से लेकर के यहां तक, ये सब क्या है, ये ऊपर का सेंटेंस ही तो है। देखिए लेट हिम रीड दी नॉवेल, लेट हिम रीड दी नॉवेल, ये सेंटेंस का सेंटेंस सीधा ही उतर आता है, इसके पहले हमें अपने तरफ से जोड़ना होता है, और वो होता क्या है, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू,
यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो रिक्वेस्टेड कब आता है? ये तब आता है जब इसमें सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में प्लीज अगर होता है तो क्या होता है? अगर इसमें प्लीज होता है एक्टिव वॉइस में, एवी में प्लीज है, तो यहां क्या आएगा? पीवी में आएगा यू आर रिक्वेस्टेड। क्या आएगा? यू आर रिक्वेस्टेड, इतना आएगा। रिक्वेस्टेड के बाद फिर आप जो ये जो सेंटेंस है वही सेंटेंस रख दिया जाता है और कुछ उसमें अलग से करना नहीं होता है, ठीक है। लेट दी नावल, अब देखिए मैंने इसमें लेट वाले में क्या लिखा है? लेट ऑब्जेक्ट मैंने डाल दिया था। क्या डाला था? देखिए एक्टिव का लेट क्या होगा और पैसिव का लेट, दोनों में डिफरेंस आप देख रहे हैं। डिस्टिंग्विशन क्या है? डिस्टिंक्शन ये है कि लेट के बाद एक्टिव में ऑब्जेक्टिव केस आता है, जबकि पैसिव में लेट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं, वो ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? लेट दी ऑब्जेक्ट। अब दी ऑब्जेक्ट का मतलब लेट दी नॉवेल बी रेड बाई हिम, ठीक ना। अब कुछ नहीं बचेगा आज ही एकदम। इस वीडियो को आप पलट करके फेर करके बदल करके कम से कम 5-7 बार देख लेंगे तो फिर लाइफ में, मैं नहीं कह रहा हूं कि हाई स्कूल का एग्जाम पास हो जाएंगे आप, इंटरमीडिएट का पास हो जाएंगे, मैं कह रहा हूं कि आपको थ्रू आउट लाइफ कभी एक्टिव से पैसिव देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक ना। और आके क्या बोलते हैं? यदि इंपरेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस से सलाह क्या होती है? एडवाइस हो या फिर मॉरल ड्यूटी हो या फिर नैतिक कर्तव्य की बात हो तो उसका पैसिव इस प्रकार होगा। क्या होगा? अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है, क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो ऑब्जेक्ट और ये शुड होगा, शुड बी होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है ना। और डॉट कर देते हैं, यदि आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। हमने देखा कि हेल्प दी पुअर, ये क्या लिखा है? गरीब की मदद करो। क्या लिखा? हेल्प दी पुअर। अब हमको ये ध्यान लगाना है कि हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प, द पुअर ऑब्जेक्ट, बस इससे अलग कुछ आया? इंपरेटिव सेंटेंस में ये भी एक पार्ट है कि यदि उससे एडवाइस हो या फिर मॉरल ड्यूटी हो तो ऐसी कंडीशंस में हम लिखते क्या है? शुड बी। क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट से ही वाक्य शुरू करते हैं। ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ सब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा और शुड बी हम अपनी तरफ से जोड़ देते हैं उसमें, तो हम लिखेंगे दी पुअर शुड बी हेल्प्ड। क्या लिखना होगा? दी पुअर शुड बी हेल्प्ड। और आगे हमने क्या लिखा? डोंट बीट एनिमल्स। एनिमल्स माने जानवरों को मत मारो, तो एनिमल्स शुड नॉट बी बीटन, उनको नहीं मारा जाना चाहिए, ठीक ना। और आगे फिर क्या है? बाई दिस, हमने लिख दिया बाई दिस बुक, बाई दिस बुक, ये वाली बुक खरीदो, ये वाली बुक है, ये मार्वेलस है, बहुत अच्छी है, ये एग्जाम में तो बिल्कुल सटीक है, ये तो धड़ल्ले से बिक रही है। तो फिर क्या करना है? इससे लग रहा है कि कोई सलाह दे रहा है कि दिस बुक विल बी एप्लीकेबल और विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू इन दिस एग्जामिनेशन। ये वाले एग्जाम में तो ये वाली बुक बड़ी मज़ेदार है। तो हम क्या करते हैं कि बाई है, वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, पैसिव बदलना है तो हमको क्या करना है कि ये बुक को पहले ऑब्जेक्ट को यहां लाना है, द बुक, दिस बुक। क्या लिखना है? हटाओ इसको, पूरा डिलीट करते हैं। दिस बुक शुड बी बाई का थर्ड फॉर्म क्या होगा? BOUGHT। दिस बुक शुड बी बॉट, ये वाली किताब खरीदी जानी चाहिए, ठीक ना। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हुआ? ये यहां तक आए और ये दिस इज द लास्ट वन, ठीक ना। ये मेरा अंतिम है, इसके बाद कोई वीडियो, इसके बाद कोई भी पेज नहीं बचेगा और इससे ज़्यादा पैसे में आएगा भी नहीं, ठीक ना। मैं आज वादा के ये गारंटी के साथ कर रहा हूँ, आप एग्जाम दे करके आइएगा और उसके बाद मेरा नंबर होगा इसमें नहीं, हमारे स्टूडियो का, ठीक है। और उस स्टूडियो के नंबर पे आप कॉल करके बता दीजिएगा कि सर आपने एक चीज़ बढ़ाया था, ये छूट गया था। ऐसा संभव नहीं है, दूसरा भी बाकी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी इसी तरह से 1 शॉट लेकर के आने वाले हैं, ठीक है। बस आप वीडियो को छोड़िएगा मत, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, एक बार नहीं समझ में आता 2 बार में आएगा, 3 बार में आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। और कर देते हैं तो फिर आपकी लाइफ में कभी एक्टिव से पैसिव बनाने की कोई दरिद्रता, कमजोरी, गरीबी नहीं सताएगी, ये मैं कह रहा हूँ। स्ट्रक्चर, यदि लेट अस से वाक्य शुरू हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और साथ साथ ऑब्जेक्ट दिया गया हो, क्या हो? लेट अस से शुरू हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और ऑब्जेक्ट दिया गया हो, तो कुछ नहीं करना है, हमको अलग से जोड़ना क्या है? इट इज सजेस्टेड दैट। क्या लिखना है? इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड। हमको लगता है कुछ नहीं, वहां नहीं, यहां तक जोड़ो अपने से। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, क्या जोड़ो? यहां तक। लेट अस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो कहां तक हमको जोड़ना है? इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, बचा क्या है? लेटस कैंसिल हो जाता है, लेटस के बदले इतना ये आ जाता है, बचता है वर्ब, वर्ब को उतार के रख दो, बात हो गई खत्म। अब आपको क्या लगता है इसमें कुछ बचा? कोई एक सिंगल पॉइंट बचा? देखो कितना इजी है। इजी नहीं है, इजी करना पड़ा है इसको हमें। आई हैड टू मेक इट इजी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आसान नहीं था, मैंने इसको आसान बनाया है, इतनी आसान भाषा में समझाने का कि ताकि आपको मगजमारी नहीं। एग्जाम का वो स्ट्रेस पहले से ही बना है और उसमें मैं लंबा लंबा सूत्र बताऊं, रूल बताऊं, दुनियादारी कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। तो ये क्या है? लेट अस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो हम क्या करेंगे? अपने मर्जी से डालेंगे इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट है ये नहीं है, बात है खत्म। सिंग, अब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट लिखते, कुछ नहीं है, सिंग है, सिंग उतार दो, तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग, पैसिव बन गया। नाउ द टॉपिक इज ओवर। क्या गजब का है, पूरा जितना पैसिव था उतना मैंने बता दिया है। अब मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं इससे कहीं अलग नहीं आने वाला है, ठीक ना। तमाम जगह पढ़े होंगे, लेकिन आपको आज पहली बार ये बिलीव हो जाना चाहिए कि इससे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है। क्या गजब की स्टाइल, क्या गजब के टेक्निक, कम समय में पूरा एक्टिव पैसिव सत्यानाश, कुछ बचा ही नहीं है। बात उसको काट काट के सब छुट्टी, कुछ बचा ही नहीं है। और जो सिंपल सेंटेंसेस थे वह आम खा रहा है तो आम उसके द्वारा खाया जा रहा है, वो लकड़ी काट रहा है तो लकड़ी उसके द्वारा काटी जा रही है, मैं फला काम कर चुका हूँ तो फला काम मेरे द्वारा किया जा चुका है। क्या मतलब है? इससे आपको आने वाला नहीं है। परीक्षा में जब भी आएगा तो नेगेटिव आएगा, इंट्रोगेटिव आएगा, और साथ ही साथ ये क्या है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस इस तरह से, और मिसलेनियस करके आएगा। मिसलेनियस है ये है, तो मिसलेनियस से पूछा जाता है, बाकी सिंपल सेंटेंस से आने वाला नहीं है। आई एम गोइंग टू बाई एन अम्ब्रेला, तो ऐसे नहीं इसका पैसिव बनाने को आएगा, ठीक ना। जब भी आएगा तो डिफिकल्ट करके आएगा, और छोटा छोटा रहेगा, जो दिमाग को घुमाने वाला होगा। कह दिया कि बाई दिस ये खरीदो, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना। बाई दिस तो क्या है? दिस शुड बी बाट, ठीक ना, ये खरीदा। बाई दिस पैसिव है तो यू आर ऑर्डर टू बाई दिस, यू आर सजेस्टेड टू बाई दिस, यू आर एडवाइज टू बाई दिस। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस इस तरह से बनेंगे। पीछे के जितने रूल बताए गए हैं 8 ही थे, 8 में बिल्कुल कंप्लीट क्लियर कोर्स ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ठीक है ना। आशा करता हूं कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे। यदि नहीं समझेंगे तो मैं ये चाहूंगा कि आप कम से कम 2-3 बार देखेंगे। देखने के बाद तो बिल्कुल मुझे लगता है कि एक ही बार में क्लियर हो जाना चाहिए। यदि नहीं हुआ तो, यदि नहीं हुआ, मैं एक शर्त रख रहा हूँ कि यदि नहीं हुआ तो 1 से 2 बार देखेंगे तो फिर ये क्लियर हो ही जाना है, ठीक है ना। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सत्र में। अगला सत्र में सेशन मेरा चलेगा, इसके बाद कल ही मैं एक वीडियो फिर डालूंगा, वो होगा मेरा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का, ठीक है ना दोस्तों। ओके, दिस सेशन इज ओवर, थैंक्स।